नमस्कार, मैं हूं प्रखर श्रीवास्तव। हमारे खास कार्यक्रम पूरा सच में आपका स्वागत है। और खबरों की दुनिया में पूरा सच बहुत जरूरी होता है, क्योंकि झूठ से भी खतरनाक होता है अधूरा सच, और उसी तरह खतरनाक होती है अधूरी खबर। इसलिए हर खबर का पूरा सच हम आपको बताएंगे, वो भी तथ्यों, तर्कों और सबूतों के साथ। तो आइए बिना देर किए देखते हैं पूरा सच। दुनिया के सबसे बड़े द्वीप समूह इंडोनेशिया के दौरे पर है, लेकिन ये सिर्फ एक सरकारी या राजनयिक दौरा नहीं है। ये दो ऐसी पुरानी सभ्यताओं का मिलन है जिसका रिश्ता हजारों साल पुराना है, जिसकी झलक आज भी इंडोनेशिया में घुल मिल चुकी भारतीय संस्कृति में दिखाई देती है। आज भी इंडोनेशिया की भाषा में चलने वाले संस्कृत के शब्द, वहाँ की विमान सेवा का नाम गरुड़ होना, वहाँ सुनाई देने वाली रामलीला और महाभारत की गूंज, और दुनिया का सबसे बड़ा बौद्ध और हिंदू मंदिर ये साफ साफ कहते हैं कि हमारा अतीत एक था और हमारा सांस्कृतिक जुड़ाव बेहद मजबूत है। इसलिए आज हम आपको पूरा सच में भारत और इंडोनेशिया के सनातनी रिश्तों की जो एक रोमांचक कहानी है वो हम आपको बताएंगे। आज हम आपको बताएंगे कि कैसे मुस्लिम बहुसंख्या वाला देश इंडोनेशिया आज भी भारतीय संस्कृति को अपने समाज, सरकार और यहाँ तक कि सेना में भी समेटे हुए है। आज आपको बताएंगे कि कैसे लौंग, जायफल और काली मिर्च की खुशबू ने इंडोनेशिया और भारत की संस्कृति को एक कर दिया। साथ ही आपको ले चलेंगे इंडोनेशिया के उन हिंदू मंदिरों में जहां होती है ब्रह्मा, विष्णु और महेश की पूजा। साथ ही आज आपको दिखाएंगे इंडोनेशिया में कैसे होती है रामलीला। तो देखते हैं पूरा सच पूरे विस्तार के साथ। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब जकार्ता में भारतीय समुदाय के बीच पहुंचे तो उन्होंने दोनों देशों के रिश्तों को कूटनीति के चश्मे से नहीं बल्कि सभ्यताओं के आईने से दुनिया को दिखाया। प्रधानमंत्री ने प्रवासी भारतीयों के बीच दोहराया कि भारत इंडोनेशिया का रिश्ता सिर्फ सरकारों के बीच का नहीं बल्कि ये सभ्यताओं का है। ये सागर की उन लहरों का है जो सदियों से हमारे जहाज़ों के साथ संस्कृति की मिठास लेकर यहाँ आती रही हैं। जकार्ता में भारतीय समुदाय को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने एक ऐसा सच बयां किया जिसने दोनों देशों के इतिहास को एक अटूट धागे में पिरो दिया। पीएम मोदी ने इंडोनेशिया के राष्ट्रपति सुबियांतो के उस बेहद भावुक बयान का जिक्र किया जिसने हर भारतीय का सीना गर्व से चौड़ा कर दिया। पीएम ने जकार्ता की धरती से इस बयान को विस्तार देते हुए कहा कि ये डीएनए दोनों देशों के आपसी भरोसे से बना है। आप भी सुनिए पीएम मोदी ने क्या कहा। भारत इंडोनेशिया संबंधों का डीएनए उन संतों और बौद्ध भिक्षुओं से बना है जिन्होंने ज्ञान को सीमाओं में नहीं बांधा। यह उन उद्यमियों से बना है जिन्होंने केवल मसालों का व्यापारी नहीं किया बल्कि संस्कृतियों के सेतु भी बनाए। यह डीएनए को उन कलाकारों ने गढ़ा है जिन्होंने रामायण और महाभारत को अपनी अपनी भाषा में जिया, लेकिन उनकी आत्मा को एक ही रखा। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी इंडोनेशिया यात्रा के दौरान कल प्रम्बानन मंदिर भी जाएंगे जो यहाँ के जावा द्वीप पर बना है। ये मंदिर सिर्फ पत्थरों का ढांचा नहीं बल्कि भारत और इंडोनेशिया के सदियों पुराने अटूट रिश्तों का सबसे बड़ा जीता जागता सबूत है। प्रम्बानन मंदिर दुनिया के सबसे बड़े हिंदू मंदिर परिसरों में से एक है और इसकी कहानी शुरू होती है आज से 1150 साल पहले, लगभग 850 ईस्वी से। यह वो दौर था जब इंडोनेशिया में हिंदू और बौद्ध दोनों राजवंशों का गहरा प्रभाव था। इतिहासकार मानते हैं कि इस भव्य मंदिर का निर्माण संजय राजवंश के राजा रकाई पिकातन ने शुरू करवाया था, जिसे बाद में उनके उत्तराधिकारियों के शासनकाल में एक विशाल विस्तार मिला। इसकी ऐतिहासिक महत्वता को देखते हुए ही साल 1991 में यूनेस्को ने इस मंदिर को वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित कर दिया था। प्रम्बानन मंदिर की सबसे बड़ी इंजीनियरिंग विशेषता यह है कि इसकी निर्माण सामग्री है जो जिससे बना है वो इन गगनचुंबी मंदिरों को बनाने के लिए किसी आम पत्थर का नहीं बल्कि ज्वालामुखी के पत्थरों का इस्तेमाल किया गया है। यहाँ पूरे परिसर में कुल 240 मंदिर हैं जिनमें 8 प्रमुख मंदिर अपनी भव्यता से आसमान को छूते हैं। इस पूरे परिसर का सबसे ऊंचा और मुख्य केंद्र है
यहाँ का शिव मंदिर, जिसकी ऊंचाई लगभग 154 फीट है। लेकिन ब्रह्मानंद मंदिर का असली आकर्षण इसकी दीवारों में छुपा है और मंदिर की दीवारों पर रामायण और कृष्ण कथा के बेहद सुंदर और बारीक शिल्प उकेरे गए हैं। यहाँ रामायण की पूरी कथा पत्थरों पर जीवंत हो उठती है और सबसे अनोखी बात यह है कि सदियों पुरानी यह परंपरा आज भी थमी नहीं है। इस मुस्लिम देश में आज भी मंदिर के प्रांगण में रामायण का भव्य मंचन किया जाता है। इसे देखने हर साल दुनिया भर से लाखों सैलानी यहाँ खिंचे चले आते हैं। ब्रह्मानंद मंदिर केवल एक मंदिर नहीं बल्कि सनातनी संस्कृति के त्रिदेव की पावन स्थली है। यहाँ मुख्य रूप से भगवान शिव, भगवान विष्णु और भगवान ब्रह्मा की पूजा की जाती है। सिर्फ यही नहीं, त्रिदेवों के साथ साथ उनके पूजनीय वाहनों की मूर्तियां भी यहाँ स्थापित हैं, जैसे भगवान शिव के प्रिय नंदी, भगवान विष्णु के वाहन गरुड़ और ब्रह्मा जी के वाहन हंस। तो राजधानी जकार्ता से लगभग 550 किलोमीटर दूर स्थित ये मंदिर आज दुनिया को पुकार कर ये संदेश दे रहा है कि पूजा पद्धति या मजहब बदल जाने से किसी देश के पूर्वज, उसका इतिहास, उसकी सांस्कृतिक विरासत नहीं बदल जाती। इंडोनेशिया ने इस्लाम को धर्म के रूप में जरूर चुना, लेकिन आज भी वो अपनी सनातनी जड़ों, अपनी रामायण और अपने ब्रह्मानंद को अपनी पहचान मानकर पूरी दुनिया के सामने गर्व से सीना तान कर खड़ा है। तो दुनिया की सबसे बड़ी मुस्लिम आबादी वाले देश इंडोनेशिया को लेकर अक्सर लोगों के मन में यह सवाल उठता है कि क्या कोई देश अपनी धार्मिक पहचान बदलने के बाद भी अपनी सांस्कृतिक जड़ों को संभाल कर रख सकता है? इसका सबसे खूबसूरत और जीवंत जवाब है इंडोनेशिया। यहाँ की हवाओं में, इतिहास में, चौराहों पर, नोटों पर, भाषा पर, हर जगह आज भी सनातनी और भारतीय संस्कृति की गहरी और अमिट छाप दिखाई देती है। आइए नजर डालते हैं इंडोनेशिया की उन खासियतों पर जो इसे भारत और हिंदू संस्कृति के बेहद करीब लाती है। इंडोनेशिया की संस्कृति में प्रतीकों का बहुत महत्व है और इंडोनेशिया के 20,000 रुपये का जो नोट है उसमें भगवान गणेश की तस्वीर छप चुकी है और भारत की तरह यहाँ भी भगवान गणेश को ज्ञान और शिक्षा का प्रतीक माना जाता है। इसके अलावा इंडोनेशिया की राष्ट्रीय एयरलाइन का नाम गरुड़ा इंडोनेशिया है, जो भगवान विष्णु के वाहन गरुड़ के नाम पर रखा गया है। इतना ही नहीं, यहाँ घरों, दफ्तरों और सार्वजनिक स्थानों पर शंख या गरुड़ की तस्वीरें दिखाना बेहद आम बात है। यदि आप इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता के सबसे मुख्य चौराहे पर जाएंगे तो आपकी नज़र एक मूर्ति पर पड़ेगी जिसका नाम है अर्जुन विजय। 85 फीट ऊंची इस ऐतिहासिक प्रतिमा में भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन का रथ दिखाया गया है, जो ये साबित करता है कि यहाँ के लोग सनातनी विरासत को अपनी संस्कृति का हिस्सा मानते हैं। सिर्फ जकार्ता ही नहीं, इंडोनेशिया के कई अन्य द्वीपों और शहरों में प्राचीन हिंदू राजाओं और महाभारत और रामायण के पात्रों की मूर्तियां लगी हुई हैं। इंडोनेशिया भाषा, जो इंडोनेशिया की जो भाषा है, यानी भाषा में संस्कृत के कई शब्द आते हैं। यहाँ दैनिक बोलचाल की जो लगभग भाषा है उसमें 10 से 15% शब्द जो हैं वो शुद्ध संस्कृत से लिए गए हैं, जैसे राजा, मंत्री, भूमि, भाषा, मानव और सूर्य। इंडोनेशिया की सेना के आदर्श वाक्यों और राष्ट्रीय नारों में भी संस्कृत की गूंज सुनाई देती है। यहाँ की नौसेना का आधिकारिक आदर्श वाक्य है जलेश्ववेव जयामहे, अर्थात जल में ही हमारी विजय है। यही नहीं, इंडोनेशिया का राष्ट्रीय नारा जो है वो भिन्ने का तुंगल इका, यानी विविधता में ही एकता। यहाँ के एक जावानी ग्रंथ है, जावा एक इलाका है, वहाँ का एक ग्रंथ है काकाविन सुतसोम से लिया गया है, जिसमें संस्कृत के कई शब्द शामिल हैं। और इंडोनेशिया की मिलिट्री इंटेलिजेंस का जो ऑफिशियल आदर्श वाक्य है वो संस्कृत भाषा से प्रेरित है और वो है सत्य भक्ति वीक्षणा, जिसका अर्थ है सच्ची और बुद्धिमत्तापूर्ण सेवा। तो भारत में जैसे आईआईटी होता है, वैसे इंडोनेशिया में है बांडुंग इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। इसके आधिकारिक लोगों पर या जो उसका प्रतीक चिन्ह है उसमें भगवान गणेश विराजमान है। इंडोनेशिया के एक प्रमुख और ऐतिहासिक सांस्कृतिक शहर का नाम योग्याकार्ता है। ये नाम सीधे तौर पर भारत के पवित्र शहर अयोध्या से प्रेरित है और इंडोनेशिया के लोगों के नाम आज भी शुद्ध भारतीय और हिंदू नाम जैसे होते हैं। जैसे देश के पूर्व राष्ट्रपति का नाम सुकर्णो था, उनकी बेटी का नाम मेघवती सुकर्णो पुत्री है और आम नागरिकों में भी विष्णु, सूर्य, लक्ष्मण या सत्य जैसे नाम रखे जाते हैं। और इंडोनेशिया का राष्ट्रीय दर्शन पंचशीला है, जो पूरी तरह से संस्कृत शब्द पंचशील के सिद्धांत से प्रेरित है। जैसे भारत के संविधान की एक प्रस्तावना है कि हमारे देश के मूल विचारों को जो दर्शाती है, ठीक वैसे ही इंडोनेशिया का पूरा संवैधानिक ढांचा जो है वो पंचशीला के नाम से जाना जाता है। और दुनिया का एक बड़ा मुस्लिम देश होने के बाद भी
इंडोनेशिया में आज भी रामायण का भव्य मंचन होता है। इसे देखने के लिए हर साल दुनिया भर से हजारों पर्यटक पहुंचते हैं। इंडोनेशिया का प्रसिद्ध बाली द्वीप आज भी पूरी तरह से हिंदू बहुल है और यहां कदम रखते ही भारतीय संस्कृति और सनातनी परंपराओं का जीवंत एहसास होता है। तो सिर्फ मंदिर ही नहीं बल्कि भारत और इंडोनेशिया को जोड़ने का काम रामायण भी करती है। वैसे तो इंडोनेशिया मुस्लिम बहुसंख्या वाला देश है, यहाँ पांचों वक्त नमाज की गूंज सुनाई देती है, लेकिन इसके साथ साथ रामायण पर आधारित रामलीला के मंचन की धुन भी यहाँ पर खूब सुनाई देती है। इंडोनेशियाई रामायण का सबसे विस्मयकारी पहलू यह है कि यहाँ रामायण का मंचन करने वाले 90% से अधिक कलाकार जो हैं वो मुस्लिम समुदाय से आते हैं, लेकिन फिर भी वो पूरी श्रद्धा, निष्ठा और कला के साथ रामायण के सनातनी पात्रों को मंच पर जीते हैं। शायद यही वजह है कि यहाँ की रामायण, जो रामायण बैले के नाम से जाना जाता है, पूरी दुनिया में मशहूर है, जो बिना किसी संवाद के सिर्फ क्लासिक डांस, चेहरे के हाव भाव और अद्भुत संगीत के जरिए पूरी रामायण को इसमें प्रस्तुत किया जाता है। इस मंचन का सबसे खूबसूरत सामाजिक पहलू इसके नेपथ्य यानी ग्रीन रूम में दिखता है। मंच के पीछे जब मुस्लिम महिलाएं, जो कलाकार हैं, वो तैयार हो रही होती हैं तो वो अपनी रोजमर्रा की पोशाक यानी हिजाब में नजर आती है, लेकिन जैसे ही वो मंच पर कदम रखती हैं तो पूरी गरिमा के साथ माता सीता, मंदोदरी या रानी कैकेयी के पारंपरिक सनातनी स्वरूप में ढल जाती हैं। यह कलाकार अपनी नमाज भी पाबंदी के साथ पढ़ते हैं और रामायण के प्रति अपनी सांस्कृतिक फर्ज को भी बहुत शिद्दत से निभाते हैं। और मंच पर इंसानी कलाकारों के अलावा इंडोनेशिया के में जो रामलीला को सदियों से जिंदा रखने का श्रेय वयांग कुलित परंपरा को भी जाता है। ये यूनेस्को द्वारा एक मान्यता प्राप्त एक प्राचीन शैडो यानी शैडो पपेट्री है, आप उसको कह सकते हैं छाया पुतली नाटक है। इसके अलावा ये जानना भी रोचक होगा कि भारत में जो स्थान महर्षि वाल्मीकि की रामायण का है, इंडोनेशिया में वही स्थान काकाविन रामायण का है। इसकी रचना लगभग 9वीं शताब्दी में की गई थी और इसकी मूल कहानी भारतीय रामायण जैसी ही है, लेकिन जावा की स्थानीय संस्कृति में ढलने के बाद इसमें कुछ नए और बेहद दिलचस्प स्थानीय पात्र भी जोड़ दिए गए हैं। तो कुल मिलाकर रामलीला के माध्यम से इंडोनेशिया ने दुनिया के सामने एक अनूठी मिसाल पेश की है कि इस्लाम उनका मजहब जरूर है, लेकिन रामायण उनकी आत्मा और संस्कृति है। तो क्या आपने कभी सोचा है कि दुनिया का सबसे बड़ा मुस्लिम बहुल देश इंडोनेशिया आज भी रामायण का मंचन क्यों करता है? उसकी एयरलाइन गरुड़ के नाम पर क्यों है? वहां की प्राचीन मंदिरों पर संस्कृत के शिलालेख क्यों मिलते हैं? और आखिर भारतीय संस्कृति वहां पहुंची कैसे, वो भी बिना किसी युद्ध, बिना किसी साम्राज्य, बिना किसी राजनीतिक कब्जे के? आखिर कैसे सनातनी सभ्यता इंडोनेशिया के समाज का अभिन्न हिस्सा बन गई? दरअसल इंडोनेशिया में भारतीय संस्कृति का पहुंचना इतिहास के सबसे दिलचस्प अध्यायों में से एक है। इंडोनेशिया तक सनातनी जो संस्कृति है वो सैन्य आक्रमण या तलवार के दम पर नहीं, बल्कि व्यापार और शांतिपूर्ण सांस्कृतिक आदान प्रदान के बल पर फैली। भारतीय संस्कृति ईसा पूर्व 1ली शताब्दी से लेकर लगभग 15वीं शताब्दी तक अलग अलग चरणों में इंडोनेशिया पहुंची। तो ये जो 1ली शताब्दी में थे, जो व्यापारी बंगाल, गुजरात, दक्षिण भारत से इंडोनेशिया पहुंचे थे, उस समय इंडोनेशिया लौंग, जायफल, काली मिर्च जैसे बहुमूल्य मसालों का सबसे बड़ा केंद्र था। और व्यापारियों के साथ भारतीय विद्वान, ब्राह्मण और बौद्ध भिक्षु भी इंडोनेशिया गए। वो अपने साथ संस्कृत के जो ग्रंथ थे वो ले गए, खगोल विज्ञान की किताबें और अन्य धार्मिक ग्रंथ लेकर वहां गए। और 4वीं शताब्दी तक भारतीय प्रभाव इतना बढ़ चुका था कि इंडोनेशिया के कई स्थानीय शासकों ने हिंदू और बौद्ध परंपराओं को अपनाना शुरू कर दिया। इसका सबसे पुराना प्रमाण कुताई साम्राज्य के यूप स्तंभ है, जिन पर संस्कृत भाषा में अभिलेख अंकित है। ये दक्षिण पूर्व एशिया के में संस्कृत के सबसे प्राचीन शिलालेख माने जाते हैं। और 7वीं से 13वीं शताब्दी तक श्री विजय साम्राज्य दक्षिण पूर्व एशिया में बौद्ध शिक्षा का सबसे बड़ा केंद्र बन गया। और भारत के नालंदा विश्वविद्यालय और श्री विजय के बीच विद्वानों का नियमित आना जाना होता था। इससे संबंध और भी मजबूत बने। और 13वीं से 15वीं शताब्दी के बीच जावा के मजापहित साम्राज्य हिंदू संस्कृति के स्वर्ण काल के रूप में उभरा। और इसी काल में रामायण और महाभारत की कथाएं स्थानीय भाषा और संस्कृति का हिस्सा बन गई। भारतीय संस्कृति वहां तलवार के दम पर नहीं पहुंची, वहां पहुंची समुद्री व्यापार और जहाजों के साथ और विद्वानों के ज्ञान के साथ, बौद्ध भिक्षुओं और ब्राह्मणों के माध्यम से। और सबसे बढ़कर उस सांस्कृतिक आकर्षण के कारण जिसे स्थानीय इंडोनेशिया के समाज ने स्वेच्छा से अपनाया। यही है सनातनी सभ्यता की सबसे बड़ी शक्ति, जिसने बिना युद्ध,
बिना उपनिवेश और बिना राजनीतिक प्रभुत्व के अपने विचारों और संस्कृति से पूरी एक सभ्यता को प्रभावित किया है। तो पूरा सच में अब वक्त है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। खाने में मेरी क्वीन के लिए क्या है? किंग मटर पनीर, किंग बैगन भरता, किंग वेज पुलाव, किंग पालक पनीर कोफ्ता। ये सब किंग क्यों? क्योंकि ये सब बना है MDH किचन किंग से आपका बॉस। MDH किचन किंग, असली किचन किंग। MDH। पर्यटन केवल घूमने फिरने तक सीमित नहीं, बल्कि संस्कृति, रोजगार और आर्थिक विकास का मजबूत आधार है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की मंशा अनुरूप और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के नेतृत्व में मध्य प्रदेश का पर्यटन अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नई पहचान बना रहा है। वसुधैव कुटुम्बकम की भावना के साथ मध्य प्रदेश देश विदेश से आने वाले हर पर्यटक का आत्मीय स्वागत कर रहा है। मध्य प्रदेश आके हमें प्रकृति, संस्कृति और आध्यात्मिकता का अनुभव हुआ। यहाँ की साफ सफाई, व्यवस्थाएं और लोगों का अपनापन हमारी यात्रा को यादगार बना गया। मध्य प्रदेश सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद। ग्रामीण पर्यटन, वेलनेस और इको टूरिज्म जैसे नए क्षेत्रों पर विशेष फोकस के साथ मध्य प्रदेश सतत विकास और बेहतर पर्यटन अनुभव की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। धार्मिक पर्यटन की दृष्टि से और अन्य पर्यटकों की दृष्टि से अगर कोई पर्यटक आए किसी राज्य में, हाँ हमें गर्व है मध्य प्रदेश वो स्थान है जहाँ सर्वाधिक रूप से टूरिज्म का सेक्टर सबसे अच्छी गति से बढ़ा। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। बीमारी हुई तो पता लगा कि हॉस्पिटल का बिल ऑफिस के हेल्थ इंश्योरेंस से कई गुना ज्यादा है। काश मैंने हेल्थ इंश्योरेंस लिया होता। पॉलिसी बाजार पे 1 करोड़ का हेल्थ इंश्योरेंस सिर्फ 550 रुपए महीने से शुरू। हर जीत की शुरुआत होती है छोटे छोटे कदमों से और हर छोटी तैयारी बदल सकती है पूरा नतीजा। क्योंकि मैदान हो या जिंदगी, छोटी से छोटी तैयारी ही देती है प्रोटेक्शन और प्रोटेक्शन ही देता है भरोसा। जैसे LIC की बीमा लक्ष्मी, एक खास प्लान सिर्फ महिलाओं के लिए, जहां छोटी बचत दे बड़ी सुरक्षा, ताकि जिंदगी के हर मैदान में आप रहे हर पल के लिए रेडी। LIC बीमा लक्ष्मी, रखे हर पल के लिए रेडी। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए। गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। तो आज पूरा सच में इतना ही। मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।